अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को ही आगे लेकर चलेंगे और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे मालूम की जाती हैं उसके हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पुरानी बात को कि डायमेंशन से क्या मुराद होती है। तो याद कीजिए, हम लोगों ने ये समझा था कि चूँकि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन है और इस हवाले से हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को मालूम करना चाहें या अगर हम उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये जानना चाहें कि उनके अंदर कौन कौन सी फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ शामिल हैं, या अगर हम ये जानना चाहें कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चेंज करने से किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह का इफ़ेक्ट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डायमेंशन। आप याद करें, हम लोगों ने इसको यूँ भी समझा था कि किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है वो पावर बेसिकली ये बता रही होती है कि डिराइव क्वांटिटी किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाने से हम डिराइव क्वांटिटी में किस हद तक इजाफा कर सकते हैं, या किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को कम करने से किसी डिराइव क्वांटिटी में किस तरह की कमी वाक़ई हो सकती है। ये चीज़ें हम लास्ट टाइम अपनी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आपको याद होगा, मैंने इस हवाले से आपको एरिया मालूम करने की मिसाल दी थी। एरिया की नेचर, एरिया के डायमेंशन में डिस्कस की थी। फिर हमने किसी भी जगह के वॉल्यूम की डायमेंशन को मालूम करने के हवाले से बात की थी। और फिर हमने ये देखा था कि स्पीड, जो किसी भी जिस्म की हरकत की रफ्तार होती है, हम लोग खुद भी हरकत करते हैं, तो जो हमारी रफ्तार होती है वो कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। आज हम अपनी इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसी हवाले से हम सबसे पहले जो डायमेंशन मालूम कर रहे हैं वो है मोमेंटम। मोमेंटम से क्या मुराद होती है? मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप हरकत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर हरकत करने की जो भी क्वांटिटी है, आपका हरकत करने का जो भी स्टैंडर्ड है, आपका हरकत करने का जो भी मैग्नीट्यूड है, वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूज ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस रफ्तार से हरकत कर रहा होता है तो उसकी हरकत करने की मिकदार या स्टैंडर्ड बेसिकली क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो हम ये देखते हैं कि मोमेंटम डिपेंड किन चीज़ों पर करता है। फर्ज करें एक चीज़ आपके सामने कम वेलोसिटी से हरकत करते हुए आ रही है और दूसरी चीज़ आपके सामने ज़्यादा वेलोसिटी से हरकत करते हुए आ रही है, तो आपके लिए किसको रोकना ज़्यादा आसान है? यकीनन आप कहेंगे कि जो कम वेलोसिटी से हरकत करते हुए आ रही है चीज़, उसको रोकना आसान है। मीन्स उसकी हरकत को ख़त्म करना आसान हो गया, यानी उसकी हरकत का स्टैंडर्ड इसका मतलब इतना अच्छा नहीं है जितना कि ज़्यादा वेलोसिटी से हरकत करने वाली बॉडी का स्टैंडर्ड है। तो पता ये चला कि मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मज़ीद हम देखते हैं कि मोमेंटम और किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी हरकत को ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल होता है बनिस्बत उस ऑब्जेक्ट के जो किसी हद तक हल्का हो। यानी कोई मैसिव बॉडी हो जिसका मास ज़्यादा है तो उसको रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई लाइटर बॉडी हो जिसका मास कम है तो उसको रोकना आपके लिए आसान हो जाता है। तो रोकना आसान होने का मतलब ये है कि हरकत का स्टैंडर्ड फिर अच्छा नहीं है। तो पता ये चला कि मोमेंटम मास पर भी डिपेंड कर सकता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मास पर भी डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बेसिकली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम जाहिर किससे करते हैं? P से जाहिर करते हैं, और चूंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को मालूम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज़ होती है फार्मूला। स्पेसिफिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमने फार्मूला इसकी नेचर को देखते हुए लिख दिया कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके बाद आप चाहें
तो यूनिट लिख सकते हैं, और चाहें तो मज़ीद इसके अंदर अगर कोई फार्मूला मुमकिन है तो वो फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे के मज़ीद स्टेप्स इसके क्या हो सकते हैं। P इक्वल्स मास के लिए फ़िलहाल मैं m लिख रहा हूँ। वेलोसिटी आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं s/t। अब इस फॉर्मूले को हम डायमेंशन के लिहाज से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर m क्या है, मास, और मास के लिए डायमेंशनली हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, दो पॉइंट के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, फर्ज करें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट की नेचर वही है जो बेसिकली लेंथ की नेचर है। तो यही वजह है कि हम s की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ यानी कि l, और t यहाँ पर टाइम को जाहिर कर रहा है, तो टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T। अब हम एक और रूल जो पढ़कर आए हैं उसको फॉलो करेंगे। यहाँ t डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर से कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो गई, mlt-1 या फिर mlt इनवर्स। तो आपने क्या किया, आपने मोमेंटम जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी थी उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर दिया। यही बेसिकली क्या है, किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे वो फंडामेंटल हो, ये किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस है। तो यहाँ हम मोमेंटम की डायमेंशन मालूम कर चुके हैं, mlt-1 या mlt इनवर्स। नेक्स्ट हम डायमेंशन मालूम करते हैं फोर्स की, और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर मिलती जुलती है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपनी नेचर के लिहाज से अलग है। फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी चीज़ को हरकत में लाना चाहते हैं तो हरकत में लाने के लिए आप उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेंगे। वह एक्सटर्नल एजेंट यकीनी तौर पर क्या कहलाएगा, फोर्स। अगर आपके सामने कोई लाइटर बॉडी है, कोई हल्का बॉडी है, तो उसको फोर्स करके हरकत में लाना ज़्यादा आसान है। अगर आपके सामने कोई भारी बॉडी है तो उसको फोर्स लगाकर हरकत में लाना मुश्किल है। तो हम यहाँ से नतीजा निकाल सकते हैं कि फोर्स बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है, किसी भी बॉडी के मास पर। और इसके साथ साथ आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, जो हम यहाँ आगे चलकर तफसील से डिस्कस भी करेंगे, कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उस बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाती है, मींस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो पता ये चला कि फोर्स के नतीजे में एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स बेसिकली प्रोडक्ट है मास और एक्सीलरेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर m चूंकि मास है तो इसको हम डायमेंशनली आगे चल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। a एक्सीलरेशन है, इसके लिए हम फॉर्मूले को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो F इक्वल्स m के लिए फिलहाल मैं m लिख रहा हूँ, ये एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। आगे चलते हैं, फोर्स यानी कि F इक्वल्स m एज इट इज। ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले हमने मोमेंटम के फॉर्मूले में देखी है कि वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इस रेशियो को मैं यूँ लिख रहा हूँ डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए F इक्वल्स m चूँकि मास है, लिहाजा मास के लिए डायमेंशनली क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल M। S डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल L, और t की जगह पर कैपिटल T लिखेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में तब्दील किया 1/t। तो F इक्वल्स m, L को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए L, t को t से मल्टीप्लाई कीजिए t स्क्वायर। t स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाइए तो फोर्स की डायमेंशन क्या बन जाएगी, mlt इनवर्स स्क्वायर या mlt-2। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स और मोमेंटम दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि दोनों की नेचर यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन मालूम करेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।